हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड आनंद तिवारी इस एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट इकोनॉमी के लेक्चर में। देखते हैं इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ हम लगभग 3 और 4 लेक्चर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। मेजर चंक हमारा हो गया है। अभी थोड़ा साइड में जो चीज़ें फैली हैं उनको थोड़ा सा हम लोग सम अप करते हैं। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? पहले हम लोग को इस बार पढ़ना है पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं मतलब क्या होती है? ये होता है इकोनॉमिक प्लानिंग या कहें तो आर्थिक नियोजन। क्या होता है इकोनॉमिक प्लानिंग या आर्थिक नियोजन? इसका मतलब क्या है, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उसके पहले जो चीजें थी सारा क्या करते थे? अंग्रेज मैनेज करते थे। क्या पॉलिसीज लानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, लोगों के साथ क्या करना है, इकोनॉमी के साथ क्या करना है, सोसाइटी के साथ क्या करना है, ये कौन डिसाइड करता था? अंग्रेज डिसाइड करते थे। जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को फाइनली हम लोग आजाद हो गए और अंग्रेज चले गए। क्या था? हमारी नई सरकार बनी, जवाहरलाल नेहरू जी उसमें क्या बने? प्रधानमंत्री बने। और चीजें अब क्या करनी थी? अंग्रेज जा चुके थे, अब अपनी चीजों को हमें मैनेज करना था। क्या था? देश हमारी जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करती थी, पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड होता था उसमें 25% अप्रॉक्स जो ट्रेड होता था हमारे इंडिया से होता था। अंग्रेज आए, उन्होंने क्या करा? हमारे एज ए इंडिया को सोने की चिड़िया से क्या बना दिया? गरीबों का देश बना दिया। क्या करा? जैसे दादा भाई नौरोजी ने डे नॉफेल की थ्योरी दी थी, उन्होंने क्या बताया था कि अंग्रेज हमारे यहां से रॉ मटेरियल लिए जाते थे और उनको ब्रिटेन में ले जाकर के उसको प्रोसेस करते थे और गुड्स बनाते थे, और फाइनली वही प्रोसेस गुड्स हमारे यहां ला करके हमें महंगे दामों पर बेचते थे। तो क्या करते थे? और दूसरी बात, जो गुड्स ले जाते थे उसके बदले में हमें कुछ नहीं दिया जाता था। क्या है डेन ऑफ वेल्थ थ्योरी? कि हमारे यहाँ रॉ मटेरियल ले गए, उसके बदले में कुछ भी नहीं दिया। चाहते तो वही रॉ मटेरियल का हमारे यहाँ प्रोडक्शन कर सकते थे, हमारे यहाँ सेकेंडरी जो है स्टेज की कंपनीज लगा सकते थे, औद्योगिकरण हमारे यहाँ कर सकते थे, लेकिन औद्योगिकरण उन्होंने कहाँ पे करा? उन्होंने औद्योगिकरण कहाँ करा? आपका ब्रिटेन में करा। इससे क्या हुई? हमारा इंडिया जो है प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रेरियन मींस खेती बाड़ी पे आधारित इकोनॉमी ही बन के रह गया। सेकेंडरी सेक्टर हमारे यहाँ कभी आ ही नहीं पाया। हम लोग क्या रह गए? पूरे तरीके से अंडर डेवलप, अंडर प्रिविलेज हम लोग रह गए। तो अब देश आजाद हो गया, अंग्रेज चले गए, जैसे भी बुरा अच्छा करके कंडीशन में हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद डिसाइड किया गया कि हमें कुछ प्लान्स बनाने चाहिए। क्या है प्लान का मतलब? क्या होता है, हम डिसाइड करते हैं कि अगले आने वाले 1 साल में 2 साल में 4 साल में 5 साल में हम अपने देश को, अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा और कैसे करना होगा। अगर इकोनॉमी के टर्म में हम बात करेंगे तो इसी को क्या बोल देते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग बोल देते हैं। ठीक है, यहीं से हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग हमारी स्टार्ट हुई। कैसे हुई जरा इसको देखते हैं। 1950 में हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल योजना आयोग बना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लानिंग कमीशन बोलते हैं। उसका क्या काम था? उसका काम था कुछ ऐसे योजनाएं बनाना, चीजों को बनाना या मैनेज करना, और देखना कैसे इंडिया ग्रोथ कर सकता है और कैसे हम इंडिया को आधुनिक इस कंडीशन में ला सकते हैं जैसे इस कंडीशन में आज है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा। जब हमारा देश आजाद हुआ तो ज्यादा हमारा फोकस किस पे था? एग्रीकल्चर पे फोकस था। फोकस इन द सेंस हमारे यहाँ एग्रीकल्चर था ही, और कोई हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था ना। हम उस टाइम सर्विस सेक्टर की बात करते तो वो तो बिल्कुल गड़बड़ वाली बात थी ना, क्योंकि सर्विस सेक्टर था ही नहीं, सेकेंडरी सेक्टर कुछ था ही नहीं। तो हम कैसे थे? एग्रेरियन इकोनॉमी थे। तो जो हमारे पास है शुरुआत तो उसी को अच्छा करने में करेंगे। जब प्लानिंग कमीशन हमारा आया तो बात हुई कि अब हम 1-1 साल की योजना ना बना करके 5-5 साल की योजना बनाएंगे। एटलीस्ट हम कुछ दूर का तो सोचें कि अभी हम 1950 में यहां हैं, 1951 से शुरू करेंगे, 5 साल बाद 56 में हम कहां पे होंगे। कुछ एक टैगलाइन बनाए, कुछ चीजें डेवलप करें कि हम 5 साल में क्या करना है, कैसे करना है, चीजों को कैसे डेवलप करना है, इंडिया को कहां ले जाना है, कैसे उसकी ग्रोथ बढ़ानी है, कैसे हमें ओवरऑल चीजें बढ़ानी है। इस बात को लेकर के हमारा क्या हुआ? पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करी। इसने प्लानिंग कमीशन ने, जो कि 1950 में बना था। कहां से मॉडल लिया? जो योजना बनाने वाली चीजें हैं, जो ये पंचवर्षीय योजना, इस तरह की चीजें जो है हमारी यूएसएसआर रसिया में चलती थी, और हम रसिया के थोड़ा क्लोज भी थे,
तो हम लोगों ने वहां से देखा कि रशिया में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, चीजों को क्या हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनके देश की इकोनॉमी बढ़ रही है। तो हमने सोचा कुछ ऐसा ही हम लोग भी शुरू करते हैं। तो उसी के तहत हम लोगों ने देख करके क्या किया, ये 5 ईयर प्लान अपने यहाँ पे शुरू करा। तो पहला जो प्रथम फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी, पहली जो योजना थी पंचवर्षीय, वो 1951 से लेकर के 1956 से, 5 पंचवर्षीय योजना मतलब 51 में शुरू हुई, 5 सालों के लिए थी, कहां तक हो गई 56 तक चली गई। क्या हमें ध्यान रखना है, पहली बात हमें ध्यान रखना है कि कोई योजना जो थी उसका टेन्योर क्या था, कब से कब तक चली थी, और मेनली उसमें फोकस किस चीज पे करा गया। तो 1950-51 में हमारे पास जो होगा उसी को ही तो और अच्छा करने का सोचेंगे, है ना, जो है उसी को तो अच्छा करने का सोचेंगे, जो रिसोर्सेस हैं उसी को तो अच्छा करना सोचेंगे। तो हमारे पास उस टाइम क्या अवेलेबल था, हम लोग खेती बाड़ी करते थे, फार्मर्स थे। तो हम लोगों ने कहा कि जो पहली हमारी पंचवर्षीय योजना होगी उसका फोकस किस पे होगा, कि जो हमारी खेती बाड़ी है, कृषि है, इस पे मेन फोकस हमारा था। किस में फोकस था, कृषि पे मेन फोकस करेंगे 5 सालों तक, और देखते हैं कैसे इसमें ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे हम चीजों को अच्छा कर सकते हैं। क्या हो गया, और किस मॉडल पे भी थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, 1951 से लेकर 1956 तक। किस मॉडल पे आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी, और इसका मेन फोकस था क्या था, एग्रीकल्चर या खेती, उसका मेन हमारा फोकस था। चली 5 साल जो भी था चीजें हो गई। फिर उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारी शुरू हुई, कब से कब तक, 1956 से लेकर के 1961, 56 से लेकर के 1961 तक हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना चली। ये किस मॉडल पे आधारित थी, महान लोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो इसमें क्या था, तो पहली योजना में हम लोगों ने क्या किया था, एग्रीकल्चर को प्राइम प्रायोरिटी में रखा था, प्राइम फोकस में रखा था, कि हमें सारा कुछ एग्रीकल्चर के हिसाब से करा, क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर ही तब डेवलप था। तो उसको हमने पहली पंचवर्षीय योजना में बढ़ाया। तो दूसरे में कहा हम थोड़ा सा और चीजें हट के देखते हैं, तो उसमें क्या कहा, अब पहले में तो कृषि देख लीजिए, दूसरे में उन्होंने कहा कि हम भारी उद्योग और औद्योगिकरण पे फोकस हम लोग करेंगे। क्या कहा, भारी उद्योग और औद्योगिकरण पे फोकस करने की बात करी, क्योंकि पहले हम लोगों ने क्या करा था, पहले हम लोगों ने 1951 से 56 तक खेती पे जोर दिया, दूसरे में क्या 56 से लेके 61 तक हमने किस पे जोर दिया, भारी उद्योग और औद्योगिकरण पे जोर दिया। अगले साल हमारा क्या आ गया, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर के 1966 तक। ठीक है, ये किस योजना पे आधारित थी, सुखमय चक्रवर्ती पे, एससी सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर, सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पे हमारी थर्ड या तीसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। क्या टारगेट था, इसमें हमारा टारगेट था कि एग्रीकल्चर पे भी फोकस करना है, साथ साथ इंडस्ट्री पे भी फोकस करना है। पहले पे एग्रीकल्चर पे प्राइम फोकस था, और दूसरे में क्या था, इंडस्ट्री पे औद्योगिकरण पे फोकस था। तीसरे में लोग का मिक्स मॉडल लेकर के चलते हैं, एग्रीकल्चर पे भी फोकस करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, औद्योगिकरण पे भी फोकस करेंगे, दोनों पे फोकस करने की बात इस पे हम लोगों ने सोची। बट चीजें हमारे हिसाब से तो नहीं चलती है ना। क्या हुआ, जैसे हमने 61 में अपना प्लान शुरू किया था, 1962 में क्या हुआ, चोर चाइना ने हमारे ऊपर क्या करा, हमला कर दिया। तो हमला कर दिया तो चीजें हमारी गड़बड़ हो गई, पूरे तरीके से हम डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, ये सब चीजें इस वजह से हमारा ये गड़बड़ हो गया। और जो हमने टारगेट सेट कर रखा था, जो सीधी सी बात है ना, हमने टारगेट कर रखा था एग्रीकल्चर को फोकस करेंगे और इंडस्ट्री को भी फोकस करेंगे, लेकिन बीच में अगर युद्ध हो जाएगा ना, युद्ध होने से तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। सीधी सी बात है ना, फोकस पहले तो हम देखेंगे अपने देश को बचाए हैं, उसके बाद तो बनाने की बात करेंगे ना, पहले तो बचाएंगे, पहले तो जिंदा रहना चाहिए ना, उसके बाद देखेंगे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो क्या बोलते हैं, भारत चाइना युद्ध हो गया, चीजें हमारी गड़बड़ा गई। जब गड़बड़ हो गई तो क्या, जब पहली बात आप क्या था, कुछ स्टेबिलिटी नहीं थी, लड़ाई हो रही थी, युद्ध चल रहे थे, तो हमने कहा था अब कुछ दिनों तक हम क्या करेंगे, 5 सालों का प्लान नहीं अपनाएंगे। 5 साल की जगह हम लोगों ने क्या कहा, एक साल के प्लान बनाएंगे। 1966 में क्या हुआ, तीसरी पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई, अब हमने कहा अब हम एक साल के प्लान्स बनाएंगे कुछ दिनों के लिए, जब तक चीजें स्टेबलाइज नहीं हो जाती हैं। तो क्या करा, 66 से 67 का एक प्लान बनाया, 67 से 68 का दूसरा प्लान बनाया, 68 से 69 तक तीसरा प्लान बनाया। मतलब 3 पंचवर्षीय योजना 5-5 साल की चली, उसके बाद 3 साल की एक ईयर की हमारी योजनाएं आई। सीधे क्या आता है, कौन सी पंचवर्षीय योजना किस साल आई थी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये रहता है।
क्योंकि अनस्टेबिलिटी थी तो हम लोगों ने 3 साल तक एक एक साल की योजनाएं चलाई। अनस्टेबिलिटी 3 में खत्म हो गई तो जो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना थी हम लोग फुल 5 इयर्स के लिए हम लोग लेकर गए। कब से कब तक? 1969 से लेकर के 1974 तक। क्या था? पहली बात है गॉडगिल के मॉडल पर हमारी आधारित थी। किसके मॉडल पर आधारित थी? गॉडगिल के मॉडल पर आधारित थी। क्या हम लोगों ने इसमें फोकस किया? स्थिरता के साथ विकास। क्या कहा? अब हमें स्टेबल भी रहना है, खुद को स्थिर भी बनाना है और इंडिया का विकास भी करना है। प्राइम फोकस क्या था? स्टेबल भी रहें और साथ साथ विकास भी करें। क्या क्या इसमें चीजें हुई? 1969 में जो 14 बड़े बैंक थे उनका क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उस टाइम जो क्या बोलते हैं 14 बड़े बैंक थे उनको इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीयकृत कर दिया। ये बहुत बड़ी बात इस चीज की थी। ठीक है, पांचवी योजना। फिर पांचवी योजना कब से कब तक चली थी? 1974 से लेकर के 79 तक हमारी पांचवी योजना चली है। इसमें क्या था? गरीबी उन्मूलन। इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा दिया, क्योंकि तेल की उस टाइम बहुत अरब स्प्रिंग उस टाइम हो चुकी थी, तेल की बहुत सारी क्राइसिस चल रही थी। तो क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी लगभग तेल पे डिपेंडेंट थी, गाड़ियां तेल से चलती थी, मशीनरी तेल से चलती थी, सारा कुछ तेल पे चलता था। तो जब तेल हमारे पास इजिली अवेलेबल नहीं हो रहा था या बहुत महंगा हो गया था तो प्राइम मिनिस्टर जी ने हमारे कहा कि अब को तेल पे डिपेंडेंसी हमें कम करनी होगी और तेल का हमें क्या करना होगा? आयात कम से कम करना होगा। तो नारा दिया कि तेल हटाओ साइकिल चलाओ। ठीक है, बात करते हैं। और निर्भरता जो था इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर क्या हुआ? छठी योजना इसमें आ गई। कब से कब? जो ये आपकी योजना थी पांचवी योजना, इसका टारगेट था 74 से लेकर के 79 तक। बस बीच में चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो ये कह सकते हैं कि 1978 में ही ये खत्म हो गई। बीच में अनस्टेबिलिटी की वजह से ये योजना हमारी 1978 में ही खत्म हो गई। और फिर क्या हुआ? 2 साल के लिए एक साल के हमारे प्लान बनाए गए। कब से? 78 से लेकर 79 तक और 79 से लेकर के 80 तक। मींस 2 1 ईयर के प्लान्स बने। क्या बने? 2 1 ईयर्स के हमारे प्लान्स इसमें बनाए गए। ठीक है, बात करते हैं। फिर चीजें थोड़ा सा ठीक हुई तो 1980 में आकर के हम लोगों ने 6 पंचवर्षीय योजना लेकर के आई। इसका क्या था? आर्थिक उदारीकरण की बातें इसमें शुरू हो गई और गरीबी उन्मूलन की बातें शुरू हो गई। आर्थिक उदारीकरण का मतलब क्या है? अभी तक क्या था? अभी आपने देखा कि 1969 में जो भी प्राइवेट बैंक थी उनको सरकार ने अपने अंडर में ले लिया और उनका क्या करते? राष्ट्रीयकरण ले लिया। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब क्या है? उन बैंक को अब सरकार चलाएगी और सरकार मैनेज करेगी। सरकार को लगता था कि जो बैंकें हैं क्या है? जनता के लिए, जनता के द्वारा चलानी चाहिए। तो जनता कौन है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया। सुप्रीम कौन है? सुप्रीम है पीपल्स। लोग सुप्रीम हैं, लोगों से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो लोगों के हितों की बात क्या होता? सब कुछ केंद्रीकृत हो रहा था, सब कुछ क्या हो रहा था? सारा कुछ सरकार चला रही थी। तो इससे क्या हो रहा था? इसमें क्या हो रहा था? उदारीकरण की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सब कुछ सेंट्रलाइज हो चुका था, सारा कुछ सरकार के हाथ में था। तो सरकार के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई थी। और देशों में अब क्या शुरुआत हो गई थी? इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में लोग आयात करते थे, निर्यात करते थे, वहां की कंपनियां बाहर जाती थी, बाहर की कंपनियां वहां आती थी। चीजें ओपन अप थी। ओपन अप होने से क्या होता है? चीजें थोड़ी सी हमारी मैनेज हो जाती हैं। तो यहां से क्या क्या शुरू हुआ था? गरीबी उन्मूलन की बात हुई थी और उदारीकरण की शुरुआत हो गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब आई थी? 1985 से लेकर के 1990 तक। किस पे जोर दिया गया? भोजन को बढ़ाना है, काम को बढ़ाना है और उत्पादकता पर हमें जोर देना है। ये इसका मेन हमारा फोकस था। किसका? सातवीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना हमारा कहां से कहां आ गई? 1992 से लेकर के 1997 तक हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना आ गई। इसी में क्या हुआ था? 1991 में कुछ रिफॉर्म्स हुए थे। क्या रिफॉर्म्स हुए थे? 1991 में हमारे रिफॉर्म्स हुए थे। उसको क्या बोलते हैं? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब क्या है?
1980 से लेकर के 90 के बीच में ऐसा टाइम आ गया था हमारे पास में, हमारे पास इतने भी रुपए नहीं बचे थे कि हम जाकर के विदेश से अपनी बेसिक नीड्स की चीजें ला सकें। मतलब क्या होता है, अगर हमें कुछ भी जाके बाहर से खरीदना है तो हमारे गांधी के नोट तो वहां पे नहीं चलते हैं। जो हमारे पास जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन रिजर्व है, उसमें जो करेंसी होगी, डॉलर होगी, जो भी फॉरेन करेंसीज हैं, उनके बदले हम बाहर से जाके चीजें खरीद सकते हैं। तो 1985 और 90 के आसपास इतनी क्राइसिस हो गई थी कि हमारे पास एक हफ्ते का ही देश चलाने के लिए मान के चलिए पैसे बचे थे। उसके बाद हम कहां से लाएंगे बाहर चीजें, कैसे करेंगे, कुछ भी मैनेज करने के लिए हमारे पास नहीं था। तो क्या बोलते हैं, मनमोहन सिंह उस टाइम वित्त मंत्री थे। क्या हुआ, आईएमएफ के पास गए। आईएमएफ क्या होता है, आईएमएफ जब भी कभी क्राइसिस आती है, दो चीजें होती है, एक आईएमएफ होता है, एक वर्ल्ड बैंक होता है। आईएमएफ का क्या काम होता है, एकदम से आफत आ गई, ऑल ऑफ द सडन कोई भी करेंसी क्रंच आ गया, विदेशी मुद्रा भंडार में कोई दिक्कत आ गई, इस चीज को मैनेज करने के लिए जो तुरंत आता है, तुरंत जो रामबाण चलाता है, वो कौन होता है, आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक क्या काम करता है, वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए धीमे धीमे, वर्ल्ड बैंक भी लोन देता है, लॉन्ग टर्म्स के लिए लोन दे दिया, ऐसे कि कुछ 2-4-5 सालों में गरीबी हट जाएगी, 2-4-5 सालों में लोगों को एजुकेशन मिल जाएगा। तो लॉन्ग टर्म दूर की सोच के जो काम करता है वो कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। शॉर्ट टर्म के तुरंत बुखार है, तुरंत जो इंजेक्शन देने का काम होता है वो आईएमएफ का काम कब करता है। तो इंडिया आईएमएफ के पास गया कि प्लीज हमें कुछ लोन दे दीजिए कि जिससे हमारा देश चल सके, एटलीस्ट जो बेसिक नीड्स हैं उनको हम फुलफिल कर सकें। तो सीधी सी बात है, देयर इज नो फ्री लंच इन इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब आपको फ्री में कोई कुछ नहीं देता है दुनिया में। सारे आपके दोस्त हैं, सारे आपके दुश्मन हैं, लेकिन जब तक उनको आपकी नीड है उतने ही लेवल तक आपके दुश्मन और दोस्त हैं। जैसे कि हम लोग करंट में देख रहे हैं, अब यूएसए जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, डोनाल्ड ट्रंप आ गया, देखिए क्या हो गया, जबरदस्ती वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मान के चलिए टैरिफ जो है हमारे ऊपर लगा है। चाइना पे 25% लगा है, हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है। तो क्या होता है, कोई चीज परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज फिक्स नहीं है, उनकी नीड, वहां का लीडर, वहां की रिक्वायरमेंट उनकी जरूरत के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो आईएमएफ ने कहा कि जो आपने अपनी इकोनॉमी, जो आपने अपनी कंट्री को बंद करके रखा है वैक्सीन में, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको ओपन करना पड़ेगा। आप अगर ओपन करते हैं तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। कैसे ओपन करना है, लिबरलाइजेशन, जो आपने बहुत हार्ड रूल्स बना रखे हैं उनको लिबरल करिए। कुछ भी कोई आने के लिए, कुछ भी करने के लिए क्या करना है, कौन फैक्ट्री लगाएगा, कौन काम करेगा, कौन काम नहीं करेगा, कैसे काम करेगा, कैसे काम नहीं करेगा, इन सब के लिए आपने क्या करा है, बहुत सारे रूल्स बना रखे हैं, जबरदस्ती रूल थोप रखे हैं, उनको क्या करिए, लिबरलाइज करिए, उदार नीतियों को अपनी क्या करिए, उदार बनाइए। जैसे कोई बाहर के कंट्रीज का है, अमेरिका का है, कहीं का भी है, आकर के आपके यहाँ बिजनेस कर सके। पहली क्या शर्त रखी कि आप अपनी इकोनॉमी को उदार बनाइए, लिबरलाइज करिए। दूसरा क्या है, प्राइवेटाइज करिए। प्राइवेट मतलब क्या है, हर चीज सरकार बना रही है, सरकार बनाएगी तो प्राइवेट वाले क्या करेंगे, तो सरकार का कंट्रोल थोड़ा सा धीमे करिए, थोड़ा सा कम करिए सरकार का कंट्रोल। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैटर करती हैं, जो आपको लगता है बहुत क्रूशियल सेक्टर्स हैं, उन पे आप सरकार करती रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो नॉर्मल चीजें हैं एटलीस्ट उनमें तो कुछ क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स को आने दीजिए, प्राइवेट प्लेयर्स को आने दीजिए, सारा काम खुद ही आप कब तक करे रहेंगे। दूसरा क्या करने को कहा कि आप प्राइवेटाइज करिए, फिर क्या करिए, ग्लोबलाइज करिए। ग्लोबलाइज क्या मतलब क्या होता है, आपने सारी चीजें बंद कर रखी हैं, आप यहाँ कोई फैक्ट्री लगानी है तो कोई बाहर से आके फैक्ट्री इजिली नहीं लगा सकता है। क्या करिए, उनको अलाउ करिए कि बाहर से कोई भी आके आपके यहाँ फैक्ट्री लगा सके। तो क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी शर्तें रखी आईएमएफ ने। इंडिया ने इन शर्तों को मान ली, क्योंकि हमारे पास करेंसी का बहुत ज्यादा करंस था, हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं उस टाइम, देश की हालत बिल्कुल एकदम खराब थी। हमारे यहाँ क्या है, आर्टिकल 360 जस्ट लगने ही वाला था। अगर ये एलपीजी ना आता तो मान लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ आर्टिकल 360 अभी तक नहीं लगा है, एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, अगर ये चीजें ना सही होती या ना मैनेज कर मिलता तो क्या हो सकता था, आर्टिकल 360 लगने की नौबत पूरे तरीके से आ चुकी थी। तो इंडिया ने क्या करा, अपनी मार्केट को लिबरलाइज कर दिया गया, देश को कहा कि ठीक है, अब गवर्नमेंट वाले के साथ में प्राइवेट वाले भी आराम से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमने कहा ठीक है, हम ग्लोबलाइज होने को तैयार हैं, आइए अपनी आपकी जो कंपनीज हैं, जो भी हैं, हमारे यहाँ काम कर सकती हैं और हम उनके यहाँ जाकर के काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चीजें सॉर्ट आउट हो गई किसी भी तरीके से, ठीक है। ये बहुत बड़ी देन मानी जाती है मनमोहन सिंह की। मनमोहन सिंह उस टाइम वित्त मंत्री थे, उन्होंने ये करा था ये सब चीजें।
ठीक है, बात करते हैं। ठीक है, फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना हमारी आ गई। उसमें क्या हुआ था, ये भी राव, क्योंकि मनमोहन सिंह थे, उसे राव मनमोहन मॉडल के तहत क्या करा गया था, आर्थिक उदारीकरण और मानव संसाधन विकास पर जोर। मानव संसाधन का मतलब क्या होता है, मानव और मानव संसाधन में डिफरेंस क्या होता है। मानव तो हर कोई है, जिसके दो पैर हैं, दो आंख हैं, दो हाथ हैं, दो आंख हैं, कान है, नाक है, बोल सकता है, सुन सकता है, हर कोई बोल सकता है, नहीं बोल सकता, सारे लोग मानव हैं। जो इस धरती पे चल रहा है, राम सीता श्याम मोहन गीता जो भी हैं, सारे मानव हैं। तो मानव संसाधन क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। मानव संसाधन वो होता है जो कुछ प्रोडक्टिव है, जो कुछ अर्न कर सकता है, जो कुछ अपने लिए कमा सकता है, कुछ अपने फैमिली के लिए कमा सकता है, कुछ अपने देश के लिए कमा सकता है। मानव और मानव संसाधन में क्या डिफरेंस होता है, मानव जो दूसरे के सहारे है, बस खाली जिंदा है, बस जी रहा है, उठता है, खाता है, पीता है, सो रहा है, सांस ले रहा है, वो मानव कैपिटल नहीं है। ह्यूमन कैपिटल के लिए क्या होगा, उसको टेक्नोलॉजी सिखानी पड़ेगी, उसको स्किल सिखानी पड़ेगी। जैसे कि इसीलिए हम लोगों ने क्या चला है, गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया प्रोग्राम, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम चलाए। किस लिए, कि हम मानव को मानव संपदा, मानव संसाधन में कन्वर्ट कर सकें, ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल में हम लोग चेंज कर सकें। कैसे कर सकते हैं, उसको स्किल सिखा करके और सारी चीजों से उसको कनेक्ट करके। इस पे फोकस करा गया कि हम लोग उदारीकरण करेंगे। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आ गए और चीजों को उदार बनाना है, हमारी कंट्री को उदार बनाना है। दूसरे देश से लोग आकर के हमारे यहाँ बिजनेस कर सके, हम दूसरे देशों में जाके बिजनेस कर सके, गवर्नमेंट भी कुछ ना काम करे और प्राइवेट भी साथ में मिलकर काम करें और चीजों को थोड़ा सा लिबरल बनाए। पहले क्या था, जो कहीं बाबूशाही, लाल फीताशाही, क्या होती लाल फीताशाही, सरकारी आदमी कोई हो गया, सरकारी दफ्तर में पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है, जबरदस्ती के साइन करने के लिए आ गया तो बिल और टेबल, उनको कुछ भी दीजिए, कुछ भी करिए, काम आपका आसानी से नहीं होता था। इन चीजों को ईज करा गया कि एटलीस्ट कोई बाहर से आकर के अपनी चीजें आराम से करा सके। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है उदारीकरण। फिर नवीं पंचवर्षीय योजना क्या क्या फोकस था, 1997 से लेकर के 2002, इसका फोकस था समानता और न्याय के साथ विकास। अब उदारीकरण कर लिया, मानो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, सोसाइटी की नीड्स बढ़ती जा रही हैं और नीड्स के हिसाब से हम अपने 5 ईयर प्लान्स में क्या करते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं। पहले क्या था, शुरुआत जब हम लोगों ने करी थी 1951 से लेकर के 56 में, तब एग्रीकल्चर ही था हमारे पास में, तो फोकस किया था किस पे, एग्रीकल्चर को ही जो है उसको बढ़ाने का फोकस किया था। अगला प्लान जब आया 56 से लेकर 61 में, तो एग्रीकल्चर सेट के हम लोग क्या कहा, औद्योगिकरण को दिया जाए। अब धीमे धीमे हम लोग कहां से आ चुके हैं, नौवीं पंचवर्षीय योजना पे अब इक्वालिटी की बात करने लगे हैं और न्याय के साथ। विकास तो होना चाहिए, उसमें क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए और न्याय होनी। समानता न्याय का मतलब क्या है, कोई भी किसी के लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करा जाए। यहां कुछ भी करना है, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी सरकारी नौकरी है, उसमें किसी के लिंग, आप महिला पुरुष के हिसाब से भेदभाव ना किया जाए, किसी उसकी जाति के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। ये किसी के बात होगी समानता। और न्याय का मतलब क्या होता है, न्याय जो चीज है सबके लिए बराबर है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ लॉ क्या है, सबके लिए बराबर है, जो रूल्स रेगुलेशन है सबके लिए बराबर हैं, जो चीजें हैं सबके लिए हैं, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी समाज से आता हो, सबके ऊपर सेम चीजें वैलिड होंगी। तो हम लोग कहां तक आ चुके थे कि समानता और न्याय के साथ विकास की हम लोग बात करने लगे थे। अब जो हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना थी वो क्या, कहां से कहां तक, 2002 से 2007 तक थी। उसमें क्या था, प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य था। अब क्या है, अब थोड़ा सा लिविंग स्टैंडर्ड की बात करने लगे। अभी तक ओवरऑल देश को देख रहे थे, अब लोगों को पे थोड़ा थोड़ा सा फोकस करना शुरू कर दिए हैं कि प्रति व्यक्ति आय है जो उसको भी थोड़ा सा सडन हमें बढ़ाना है। उसके लिए क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे, लोगों को स्किल सिखाएंगे, इकोनॉमी को ओपन अप करेंगे, एलपीजी को और थोड़ा सा ब्रॉडर करेंगे और चीजों को अच्छा करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, जिससे कि प्रति व्यक्ति आय अगले 10 सालों में हमारी दोगुना हो जाए। 2010 के बाद जो है हमारी प्रति व्यक्ति जो भी आय होगी उस टाइम उससे दोगुनी हो जाए, ये हमने इसमें क्या रखा, टारगेट रखा। ठीक है, ये क्या थी, 11th पंचवर्षीय योजना। ये हमारी क्या थी, 11th 5 ईयर प्लान। इसमें क्या था, तीव्र और अधिक समावेशी विकास पर इसमें फोकस हम लोगों ने करा था।
2007 से लेकर के 2012 तक। कौन सी हमारी थी? 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 12 तक। क्या फोकस करा इसमें? तीव्र और अधिक समावेशी विकास। अब जो विकास है, विकास तेजी से हो और इंक्लूसिव हो, मींस सबको लेकर के हो, किसी एक का विकास ना हो, खाली जो अडानी अंबानी है वही ना कमाते रहे, हर आदमी के पास कमाने का सोर्स हो और हर आदमी हमारा कमाए, ओवरऑल सबका सोसाइटी में क्या हो सके, पूरे तरीके से विकास या डेवलपमेंट हो। क्या इसके फोकस था? तीव्र हो, जो विकास हो वो तीव्र भी हो। ऐसा नहीं हो कि हम विकास तो कर रहे हैं लेकिन इतनी धीमी गति से कि पता ही नहीं चल रहा है। जो बहुत बहुत चीजें आज है जो किसमें चेंज होना है 20 50 100 सालों बाद चेंज हो रही, कोई मतलब नहीं बनता है। विकास तो करना ही है, चीजों को स्पीड के साथ, तेजी के साथ विकास करना है, उसका कोई मतलब बनता है। न्याय मिल रहा है, क्या होता है, सनी देओल क्या कहते हैं, कहते थे कि न्याय हमें नहीं मिला है। क्या बोलते, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख तो मिल रही है लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय हमें मिल रहा है लेकिन 100 साल बाद 50 साल बाद इसका कोई मतलब नहीं होता है। जो कुछ मिले तीव्र मिले, 1 साल 2 साल 4 साल में मिले तब तो अच्छी बात है। वही मिल रहा है, हमारी 4 पुश्तें चली गई, हम हमारे लड़के आए, हमारे लड़कों के लड़के, उसके बाद कुछ हुआ तो कोई मतलब बनता है? नहीं मतलब बनता है। तो चीजें हों, तेज भी हों और इंक्लूसिव भी हों। विकास क्या हो? विकास तो हो ही, साथ में तीव्र हो, तेजी से हो और इंक्लूसिव हो। कोशिश करें सबका विकास हो, किसी एक सोसाइटी का, किसी एक लोगों का, 10 लोगों का, 5 लोगों का विकास ना हो, सबका विकास हो। इसकी हम लोगों ने बात करी। फिर फाइनली हमारी क्या आई? 12वीं पंचवर्षीय योजना। कब से कब? 2012 से लेकर के 2017 तक। इसमें क्या था? तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वर्ड इसमें ऐड कर दिया गया है। स्टार्टिंग के आपकी 4-5 की थीम इंपॉर्टेंट है और लास्ट की 2 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब जो हमारा योजना आयोग है वो बेचारा खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, टर्म इसका आ गया है, इसलिए लास्ट के भी इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि लास्ट के 2 हैं ये हमारे। क्या था? जो 11 5 ईयर प्लान था उसमें क्या था? तीव्र और अधिक समावेशी। 2 बातें थी इसमें। क्या कहा? तीव्र, अधिक समावेशी प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात भी कर ली, सतत विकास की भी बात कर ली। अब बात करते हैं सतत विकास क्या होता है। सतत विकास है मतलब हम विकास तो करें लेकिन एनवायरनमेंट की शर्त पे विकास ना करें। ऐसा विकास करें कि हम अपना तो विकास करें, अपने लिए तो चीजें यूज करें, लेकिन आने वाली जनरेशन की चीजों को हम ना खत्म कर दें। तो जो एनवायरनमेंट रिसोर्सेज हैं उनका हमें ऐसा यूज करना है कि हम तो अपना अच्छे से विकास कर सकें लेकिन उन रिसोर्सेज को आने वाली जनरेशन के लिए भी छोड़ के जाएं। पानी जो है लिमिटेड है, एनवायरनमेंट जो है, साफ हवा लिमिटेड है, तो इसको इतना पानी को डिग्रेड या पोल्यूटेड ना कर दें कि हमारी आने वाली जनरेशन को मिले ही ना। ऐसा ना हो शेर चीता जो है ये जंगल में नहीं, खाली उन लोगों को क्या बोलते किताबों में ही देखने को मिले, यूट्यूब और व्हाट्सएप पे ही देखने को मिले, फोटोज में ही देखने को मिले। उनके लिए एनवायरनमेंट जो मदर अर्थ ने हमको दिया है, जो भगवान खुदा ने दिया है, वो उनके लिए छोड़ के जाएं। तो हम अब समावेशी क्या, सतत विकास का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा विकास जो हम अपना विकास तो करें लेकिन आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रख के अपना विकास करें। इन्वायरमेंट का यूज तो करें लेकिन उसका मिसयूज ना करें। वो क्या होता है? वो हमारा होता है सतत विकास। टारगेट रखा था कम से कम जो 8% की ग्रोथ हमारे इंडिया को होनी चाहिए थी। फिर क्या हुआ? 2014 में एक क्रांतिकारी युग आया, कांग्रेस पार्टी गई और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बने। तो जब वो नए आए, वो नई आए तो उनको नई पॉलिसी बनानी थी। तो वहां से क्या आया? फाइनली इन्होंने क्या करा? ये जो आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2012 से 17 तक चलनी थी, इसको क्या करा? 2015 में खत्म कर दिया और इसकी जगह एक नई बॉडी लेकर के आ गए जिसका क्या नाम था? नीति आयोग। बात करते हैं क्यों लेकर के आए, क्या लेकर के आए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, नीति आयोग क्या? नीति आयोग का मतलब क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मतलब क्या है? मोदी जी ने कहा कि हम भारत को बदल देंगे, पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देंगे। सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास का जो नारा दिया था उसको उनको अमल में लाना था कि एक्चुअल में सबका साथ के साथ सबका विकास हमें करना है। तो उसके लिए क्या लेकर के आए? वो नीति आयोग लेकर के आए। बात करते हैं नीति आयोग और जो 1950 में योजना आयोग बना था उसमें एक्चुअल में क्या डिफरेंस था, क्या उसमें ड्रॉबैक थे जिसके लिए योजना आयोग की जगह नीति आयोग को लाना पड़ा। योजना आयोग मतलब प्लानिंग कमीशन जो पहले बना था, अब जो हमारा क्या है 2015 में नीति आयोग बन गया। क्या इसमें था?
ये जो थी इसमें जो प्लानिंग कमीशन थी, इसमें क्या थी, टॉप डाउन अप्रोच थी। इसका मतलब क्या है, जो प्लानिंग बनती थी, जो पॉलिसीज बनती थी, केंद्र सरकार पॉलिसीज बना देती थी कि अगले 5 साल में हम क्या करने वाले हैं। नीचे के लोग एक्चुअल में क्या होता है, पॉलिसीज केंद्र लागू कर रही है, लेकिन लागू तो वो राज्यों में ही होती है। अगर राज्यों के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होगा तो वो योजनाएं कैसे सक्सेसफुल हो पाएंगी। ये तो बात होगी जबरदस्ती हम किसी पे बात थोप दे रहे हैं, तो उनको लिबर्टी होनी चाहिए। और क्या उनके लिए अच्छा है, अगर गांव लेवल पे क्या है कि अगर एक क्या बात करें, अगर किसी गांव में एक पानी निकालने के लिए हैंडपंप लगना है तो क्या अच्छा तरीका होगा, कोई ऊपर से बाबू आए केंद्र सरकार से, उसको जहां जगह अच्छी लगी उसने वो हैंडपंप लगा दिया है। कि क्या अच्छा तरीका है कि गांव के लोगों से पूछा जाए कि भाई बताओ कि सबसे अच्छी कौन सी जगह है जहां पे अगर उस गांव में एक ही नल लगना है तो किस जगह से सबसे ज्यादा लोगों को फायदा होगा। क्या लगता है नॉर्मल सी बात है, अगर गांव के लोगों से पूछा जाएगा, उस जगह के लोगों से पूछा जाएगा तो बता पाएंगे उस जो हैंडपंप लगना है उसकी कौन सी सबसे अच्छी जगह है जिससे सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सबसे ज्यादा लोगों को। अभी तक प्लानिंग कमीशन क्या करी थी, प्लानिंग कमीशन ऊपर से आकर के जबरदस्ती जहां उसको अच्छी जगह मिली हैंडपंप लगा दे सकती थी। हो सकता है उसे 2 4 5 10 लोगों को ही फायदा हो सकता है किसी को ना फायदा हो, कोई बहुत बड़ा उसका जानने वाला उसके घर के अंदर लगा दिया, काम खत्म। क्योंकि लोगों से जहां पे एक्चुअल में काम होना है उनसे पूछा ही नहीं जा रहा था। नीति आयोग क्या करती है, नीति आयोग उस गांव के लोगों से पूछेगी, उस केंद्र राज्य के लोगों से पूछेगी कि भाई बताओ कि ये काम कहां होना है, कैसे होना है, कब होना है, ये हैंडपंप लगना है किस जगह लगाया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा होने सके। तो ये क्या है, टॉप डाउन में क्या था कि ऊपर केंद्र सरकार बता देती थी कि चीजें कैसी बननी है, उसको पूरे 5 साल तक जितने भी साल चलती थी आराम से क्या होता राज्यों में इंप्लीमेंट करा जाता, तो राज्य को इंटरेस्ट नहीं लेते थे। इस तरीके से मानना है कि प्रॉपर बहुत ज्यादा जितना पोटेंशियल था उतना पोटेंशियल हम यूज नहीं कर सके, क्योंकि अगर हमारे लिए योजना बननी है तो हमसे पूछ के बताओ, हमसे सलाह लेके बनाओ तो काम ज्यादा अच्छा हो सकता है। एक्चुअल में चीजें इंप्लीमेंट तो राज्यों में ही होनी है, तो अगर राज्यों से पूछ के वो काम करेंगे तो आप उतना ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो जो नीति आयोग होता है उसमें क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच होता है। इस बॉटम का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक टीम इंडिया हब बनाया गया। इसमें क्या करा गया, सारे राज्यों को भी पार्टिसिपेट करा गया कि जो नीतियां बनेंगी पूरी देश के लिए, आइए सारे राज्य और केंद्र मिलकर बैठते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि क्या प्लान बनेंगी, क्या पॉलिसीज बनेंगी, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ओवरऑल सबका विकास हो सके। साउथ इंडिया को भी फायदा हो, नॉर्थ इंडिया को भी फायदा हो, नॉर्थ ईस्ट को भी फायदा हो, और क्या हो, क्या बोलते हैं, वेस्ट को भी फायदा हो। जब सब लोग मिलके बैठेंगे तभी तो अपने हिसाब से अच्छी चीजें बना पाएंगे। इसमें क्या बनाएगा, टीम इंडिया हब क्या बनाएगा, बॉटम अप अप्रोच बनाया गया, जिसमें जिन राज्यों में एक्चुअल में इंप्लीमेंट होना है, राज्यों में इंप्लीमेंट होना है तो राज्यों के मुख्यमंत्री और यूटीज के जो प्रशासक है केंद्र के साथ मिलकर बैठेंगे और फर्दर क्या कर सकते हैं, क्या योजनाएं बनाएंगे, कौन से अच्छी रहेंगी, किसमें ज्यादा लोगों का ग्रोथ हो सकता है, किससे लोगों को ज्यादा फायदा हो सकता है, इन सब बातों पे मिलकर बैठेंगे और सारा कुछ हम लोग बात करेंगे। ये किसकी पॉलिसी थी, नीति आयोग की थी। ये हम लोग ने समझा कि जो बना 2015 में मोदी जी ने बनाया नीति आयोग, किस बेसिस पे और क्या सोच के बनाया, ठीक है, किस बेसिस पे कि सबके जो हम योजनाएं एक्चुअल में तो राज्यों में लगनी है तो राज्यों का पार्टिसिपेशन होना मस्ट है, जो कि प्लानिंग कमीशन जो योजना आयोग था या जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी उसमें राज्यों का कोई योगदान नहीं था, जिसमें प्रॉपर योजना इंप्लीमेंट नहीं हो पाती थी और चीजें जो है अल्टीमेटली फ्रूटफुल उतनी नहीं रही। तो बात करते हैं, देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। नीति आयोग बात करते हैं, क्या होता है नीति आयोग, फुल फॉर्म जैसे कि है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रमुख नीतिगत क्या है, एज अ थिंक टैंक बनाया कि देश के लिए हमें सोचना है क्या सबसे अच्छा हो सकता है, कौन सी पॉलिसी सबसे अच्छी हो सकती हैं, कौन सी पॉलिसीज को कैसे इंप्लीमेंट कराना है, कब इंप्लीमेंट कराना है, उसके लिए कितना चीजें होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सारा प्लान करने के लिए प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग बनाया। कब स्थापना हुई, 1 जनवरी 2015 को। जो हमारा 12वां क्या बोल 5 ईयर प्लान था उसके टाइम किससे थी, 12 से लेकर के 17 तक थी, लेकिन 2015 में योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना वहीं पे खत्म हो गई और योजना आयोग की जगह पर 1 जनवरी 2015 को क्या आ गया है, प्लान नीति आयोग, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब आया, 1 जनवरी 2015 को। ये किसी बात करते हैं, सहकारी संघवाद मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सारे राज्यों कोई फैसला होगा जो चीजें करेंगे सब लोग मिलके करेंगे, केंद्र और राज्य मिलके बैठेंगे और फिर डिसाइड करेंगे
कौन सी चीज हमारे इंडिया के लिए ओवरऑल अच्छी हो सकती है, कैसे प्लान करना है, क्या प्लान बनाना है, कौन सी चीज हमें अप्लाई करवानी है, कौन सी कहाँ अप्लाई करवानी है, कौन सी कहाँ अप्लाई नहीं करानी है। सब लोग बैठेंगे और जरूरत के हिसाब से प्लान बनाएंगे। ये हमारा नीति आयोग का मोटो था। क्या था? सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इसको बढ़ावा देते हुए जमीनी स्तर पर बेहतर नीतियां बनाने और राज्यों की भागीदारी, पॉइंट टू बी नोटेड कि राज्यों की भागीदारी के साथ नीचे से ऊपर, क्या है? बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर, जहां पे राज्यों में योजनाएं लागू होनी है तो राज्यों के लोग आएंगे, मिल के बैठेंगे, जो बताएंगे वही योजनाएं नीति आयोग के थ्रू इंप्लीमेंट करी जाएंगी। क्या अप्रोच है? बॉटम अप, ना कि प्लानिंग कमीशन की तरह टॉप डाउन। केंद्र ने बता दिया वही लागू हो रही प्लानिंग कमीशन के हिसाब से, वो नहीं चलेगा। अब राज्य और केंद्र सब मिलके बैठेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत और बॉटम अप्रोच अपना करके जो योजनाएं लागू करी जाएंगी, कैसे लागू करी जाएंगी, क्या होना चाहिए, उनके साइड क्या बोलते टैगलाइन क्या होगी, कैसे मैनेज करेंगे, क्या होगा, सब मिल बैठ के राज्य और केंद्र इसमें क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। मेन क्या बात रखनी, ध्यान रखनी है नीति आयोग की? बॉटम अप अप्रोच यहां पर रखी गई आपकी। ओके, देखते हैं क्या हुआ। फैक्ट कुछ देख लेते हैं नीति आयोग के। जनरली फैक्ट आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं। क्या है? कब बनाई है? 1 जनवरी 2015 को। और फिक्स है कि जो नीति आयोग के अध्यक्ष उस टाइम जो प्रधानमंत्री या पीएम होंगे वो हमेशा नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे, वो कभी नहीं बदलना है। तो मतलब इस टाइम नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। फिर उपाध्यक्ष जो इसको मैनेज करता है, कौन होगा उपाध्यक्ष? इस टाइम कौन है? सुमन के बेरी जी हैं। इसको कौन अपॉइंट करेगा? प्रधानमंत्री जी अपॉइंट करेंगे। इसका नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन होगा? कौन इस टाइम? सुमन बेरी हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? एज यूजुअल, क्योंकि सारे लोग मिलकर बना रहे हैं, सब कुछ मैनेज करना है, तो जहां पे हमारा सेंटर सेक्रेटरी केंद्रीय सचिवालय है वहीं पे सारा हमारा नई दिल्ली में ये बना दिया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना और देश के विकास में राज्यों की भागीदारी को बढ़ाना। क्योंकि सीधी सी बात है, प्लानिंग कमीशन जो था उसमें राज्यों को क्या जो प्लानिंग बनाने में राज्यों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता था। जब उनका पार्टिसिपेशन नहीं तो उन योजनाओं को इंप्लीमेंट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे बहुत ज्यादा, क्योंकि उनकी नीड कुछ और है, उनको दिया कुछ और जा रहा था। मुझे खाने में आम अच्छा लगता है, दिया मुझे जा रहा है तरबूजा, तो ना तो मुझे टेस्ट नहीं आएगा, मुझे उतना अच्छा नहीं लगेगा ना। भले जो मुझे सामने वाला दे रहा है, पैसे उसको तरबूजा खरीदने में भी लग रहे हैं, बट मुझे मेरी नीड क्या है? मैं चाह रहा हूं आम खाने को, तो लेकिन तरबूजा दोगे तो मजा नहीं आएगा ना। अगर अब मुझसे आप पूछोगे, मेरा ही वेलफेयर करना चाह रहे हो, एटलीस्ट मुझसे अगर पूछ लोगे, मैं कह दूंगा प्लीज मुझे आम दे दीजिए। तो आप मुझे छोटा आम दोगे, 10 रुपए 20-50 रुपए का तरबूजा दे रहे थे और 5 रुपए का आम दोगे, मैं 5 रुपए में ज्यादा सेटिस्फाई रहूंगा, क्योंकि उसकी मुझे जरूरत थी, है ना। ये बात है। तो इसमें क्या हो रहा, ये मतलब है क्योंकि राज्यों विकास में, जो देश के विकास में राज्यों की भागीदारी है, चीजें राज्यों से पूछ के, राज्यों से कोऑपरेट करके होती हैं, तो राज्य थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उनके भी हितों का संरक्षण हो जाता है, उनको जो नीड है योजनाएं उस हिसाब से बनाई जाती हैं, उस टाइम के हिसाब से और उनकी नीड के हिसाब से हम योजनाएं बनाते हैं, जिससे हमारा काम बहुत अच्छा चलता रहता है। कार्यप्रणाली इसकी क्या है? या टीम इंडिया हब। टीम इंडिया हब क्या होता है? राज्य और केंद्र मिलकर बैठते हैं, केंद्र के लोग बैठते हैं, प्रधानमंत्री अध्यक्ष हो गए, सुमन के बेरी जो उपाध्यक्ष हो गए, और 4 हमारे मंत्री, क्या बोलते केंद्र के मंत्री, और हर राज्य से पूछा जाता है क्वेश्चन कौन कौन इसमें शामिल होता है। हर राज्य से एक एक मुख्यमंत्री, और जहां पे यूटीज जो है, जहां पे मुख्यमंत्री नहीं है, वहां पे क्या होंगे? वहां के प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, इन सब लोग मिलके आके बैठते हैं और योजनाएं बनाते हैं। नीति आयोग के तहत प्लानिंग करेंगे कि हमारे देश का विकास कैसे अच्छे से हो सकता है, हमारे देश को क्या चाहिए और कैसे चाहिए, कौन सी चीज कब करनी है, कैसे करनी है, उसको कैसे मैनेज करना है। केंद्र राज्य दोनों मिलके बैठते हैं और जो उनके लिए सुटेबल योजनाएं हैं वो यहां पर बनाते हैं। क्या होता है? ये टीम इंडिया हब है, केंद्र राज्य संबंध और केंद्र राज्य मिलकर चीजों को बनाते हैं। और नॉलेज और ज्ञान और नवाचार हब, ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, एक जैसे क्या होता है, जो हमारे नेता हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो हर फील्ड और हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा उनको नॉलेज हो, तो इसमें क्या किया गया है, बहुत जो कि कोई यूनिवर्सिटी है उसका बहुत अच्छा प्रोफेसर है, कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन है जो चीजों के बारे में, इकोनॉमी के बारे में बहुत अच्छी उसके नॉलेज है,
कोई इन्वायरमेंट के बारे में बहुत अच्छा जानता है, कोई इकोनॉमी के बारे में बहुत अच्छा जानता है, उसको क्या करेंगे हम अपने इस ज्ञान और नॉलेज और इनोवेशन हब में उसको ले लेते हैं। वो अपनी क्या करता है एक्सपर्टीज हमें दे देता है, जिससे क्या कर सकते हैं हम जो योजनाएं हैं और अच्छे तरीके से बना सकते हैं और अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्या करना है, जो ये लोग हैं केंद्र और असम टीम इंडिया हब, उसकी हेल्प करने के लिए अपने अपने फील्ड के मास्टर्स, अपने अपने फील्ड में जो उनको महारत हासिल है, जो अपनी फील्ड के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, उन लोगों को रखा जाएगा जो क्या कर सकते रिकमेंड कर सकें कि ये चीजें ऐसे करनी चाहिए, इसको अगर आप ऐसे करिए तो ऐसा ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या टेक्नोलॉजिकल पर्सन, अब नॉलेजेबल पर्सन को भी ले लिया जाता है जो सपोर्ट करने, सीधी बात सब कुछ तो नेता लोग नहीं जानते होंगे, तो सपोर्ट करने के लिए अपने अपने फील्ड के महारथी लोगों को भी इसमें कंसीडर कर लिया जाता है, जिससे योजनाएं और चीजें हमारी बहुत अच्छे तरीके से बन सकें। यही मेन डिफरेंस है हमारा नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में। प्लानिंग कमीशन में ऐसा कुछ नहीं था, सीधे केंद्र योजनाएं बनाती थी, वो राज्यों पे थोप दी जाती थी, आपको अच्छी लगे तो भी आप योजनाएं माननी है, नहीं अच्छी लगे तब भी माननी है, तो उतना चीजें अच्छे से नहीं हो पाती थी। अब क्या करा है राज्यों को इसमें योजनाएं बनाने में नीति आयोग के क्या करा था टीम इंडिया हब में उनको रखा जाता है। वो अपनी बताते हैं कि हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है और कैसे रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट हमारी कैसे पूरी हो सकती है। एक्सपर्ट सलाह देने के लिए जो है बहुत अच्छे अच्छे लोगों को, अपनी फील्ड के महारथी लोगों को भी इसमें ले लिया जाता है, जिससे पॉलिसीज बहुत अच्छी बनती हैं, सबके मन की बनती हैं, ओवरऑल राष्ट्र विकास करेगा। क्योंकि राष्ट्र जो है हमारा राज्यों से मिलकर बना है, राज्य जो है लोगों से मिलकर बना है, लोग विकास करेंगे तो राज्य विकास करेगा, राज्य विकास करेगा तो देश विकास करेगा। सीधी सी बात है, उम्मीद है समझ में आएंगी चीजें अभी तक। ठीक है, क्या क्या इसमें बात ध्यान रखने वाली, मुख्य स्तंभ इसमें क्या है, यह नीचे से बॉटम अप दृष्टिकोण। बॉटम अप दृष्टिकोण इसका मतलब क्या है, नीचे से सबको लेकर के केंद्र राज्य सब मिलकर बैठते हैं, एक्सपर्ट अपने फील्ड के लोग मिलकर बैठते हैं और योजनाएं बनाते हैं, जिससे देश और राज्य का हमारे सर्वांगीण पूरे तरीके से विकास हो सके, ना कि खाली केंद्र ने बनाया जबरदस्ती राज्यों को थोप दिया, उससे चीज अच्छी नहीं हो पाती थी। प्लानिंग कमीशन के तहत नीति आयोग क्या है, राज्यों को भी पार्टिसिपेट कराया और उनके हिसाब की योजनाएं हम बनाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा और सहकारी संघवाद, सीधी सी बात है कि राज्य और केंद्र मिलकर बैठते हैं, अपने हिसाब से जो उनको योजनाएं अच्छी लगती है, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, उस हिसाब से योजनाएं हमारी बनाते हैं। और थिंक टैंक के रूप में तकनीकी सलाह प्रदान करता है। थिंक टैंक भी हमारे पास है, जो टेक्निकलिटीज क्या है, ये कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उस चीज को लागू करने में क्या हर्डल्स आ सकते हैं, क्या परेशानियां आ सकती हैं, उस चीज को कितने अच्छे से लागू किया जा सकता है, किस तरीके से उसको लागू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उसका मटेरियल कहाँ से ले सकते हैं, उसके लिए रिसोर्स कहाँ से ले सकते हैं, कौन सी योजना किस रीजन के लिए अच्छी होगी। सीधी सी बात है ना, जो योजनाएं नॉर्थ इंडिया के लिए अच्छी होंगी वो साउथ इंडिया के लिए अच्छी नहीं होंगी, जो हिमालय स्टेट के लिए अच्छी होंगी वो योजनाएं हो सकता है, सीधी सी बात है ना, प्लेन के लिए अच्छी ना हो। तो ओवरऑल सारे लोग मिलकर बैठते हैं और चीजें जो है इफेक्टिव तरीके से वहां से बनाते हैं। योजना आयोग से अंतर, मेनली अंतर ज्यादा तो हम लोगों ने देख ही लिए हैं, फिर भी देख लेते क्या है, यह योजना आयोग की तरह फंड आवंटित नहीं करता है, किसके लिए कितना फंड दे क्या होगा, कोई योजना बनी है उसका फंड कहां से आएगा, कितना आएगा, ये इसका कोई मतलब नहीं है। इसका जिस काम है बताना, फंड जो है कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उन सब चीजों से हमें मिलता रहेगा। फंड वो क्या था, फंड भी लोकेट करती थी, फंड एलोकेशन का इसका कोई काम नहीं है, ये जस्ट बताती है केंद्र राज्य मिलकर बैठते हैं और चीजों को इंप्लीमेंट करने का तरीका बनाते हैं। नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मिलकर बैठेंगे केंद्र राज्य और इंडिया को ट्रांसफॉर्म करके बनाएंगे राज्यों के साथ मिलके, बल्कि एक सलाहकार के रूप में कार्य करता है, सलाह देता है कि चीजें कैसे होनी चाहिए कैसे नहीं होनी चाहिए। या एक गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक, ऐसा मतलब क्या है, कोई इसके लिए आर्टिकल नहीं दिया हुआ है, सीधे इसको बना दिया गया था, इसलिए इसको गैर संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान में कोई इसके लिए आर्टिकल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा नीति आयोग। मान के चलिए जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है इसमें से एक क्वेश्चन हर दूसरे सेट में तो आया ही था 2021 के जो एग्जाम हुआ था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, जब फैक्ट है दोबारा एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, चीजें आपकी बहुत इजिली क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद है चीजें अभी तक समझ में आई होंगी। अब देख लेते हैं एक और बात कि जो हमारा नीति आयोग है कौन कौन से रिपोर्ट और सूचकांक जारी करता है। पहला रिपोर्ट कौन सी जारी करता है, सतत विकास लक्ष्य, एसडीजी जो है इंडिया इंडेक्स, जो कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। कौन सा, सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट
हमारे देश में वाटर का मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, वाटर मैनेजमेंट हम राज्य अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन वाटर को मैनेज, क्योंकि वाटर देखिए लगता है फ्री का रिसोर्स है, लेकिन वाटर जो है अगला जो वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, ज्यादातर उम्मीद है कि वाटर के मसले पर ही होगा, क्योंकि वाटर का जो क्राइसिस है बहुत खतरनाक है, हम समझ भी नहीं पा रहे हैं। तो कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट, कौन सा क्या चीजें वाटर को कितने अच्छे से मैनेज कर रही हैं, उसको मैनेजमेंट का जो इंडेक्स है ये भी हमारा नीति आयोग जारी करता है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, जो राज्यों में जो स्कूल हैं, राज्यों में जिलों में जो स्कूल हैं, उनके स्कूल की क्वालिटी कैसी है, वहाँ पे टीचर स्टूडेंट रेशियो कैसा है, वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो कैसे हैं, वहाँ पे जो बिल्डिंग्स उसकी स्कूल की प्रॉपर बनी है कि नहीं बनी है, अगर बिल्डिंग बनी है तो उसके बाद जो बच्चे हैं क्या ज़मीन पे बैठ के पढ़ते हैं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है कि नहीं है, तो क्या जो पढ़ाई होती है कैसे पढ़ाई होती है, उन सब के बेसिस पे स्कूल एजुकेशन, जो स्कूल्स हैं उस राज्यों में उसके एजुकेशन की क्वालिटी क्या है, ये सब भी कौन बनाता है, ये कौन बनाता है, ये भी सूचकांक या इंडेक्स कौन बनाता है, नीति आयोग। इनोवेशन इंडेक्स, नॉर्मल सी बात है ना, जैसे कि जो सेंचुरी, करंट सेंचुरी चल रही है, इनोवेशन की सेंचुरी है, जो जितना इन्वेंशन करेगा वो उतना ज्यादा ग्रोथ चलेगा। तो कौन सा राज्य, कौन सा रीजन जो है कितना अच्छा इनोवेशन कर रहा है, कितना अच्छा इनोवेशन नहीं कर रहा है, ये सब इनोवेशन इंडेक्स से हम देखते हैं। और इनोवेशन इंडेक्स जारी करने का फायदा क्या होता है, सीधी सी बात है, इनोवेशन का मतलब क्या होता है, जैसे 28 करंट में क्या है, 28 राज्य और 8 यूटीज हमारे पास हैं, तो कुछ किसी चीज के लिए जैसे हमने क्या जारी करा, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जारी करा, तो इसमें क्या करते हैं, देखते हैं कि जो राज्य और यूटीज हैं उसमें एजुकेशन, स्कूल के जो एजुकेशन है उसका स्टैंडर्ड क्या है, कौन किसका अच्छा है किसका खराब है, उसके बेसिस पर रैंक हम देते हैं। तो मान के चलिए किसी को बहुत अच्छी रैंक आई, जो बहुत अच्छी रैंक जिसकी आई है वो तो मोटिवेट होगा, एटलीस्ट हमने कोई काम करा उसको जब प्रेज किया जाता है, प्रेज किया जाता है मतलब उसके लिए हमारी तारीफ करी जाती है तो हमें अच्छा लगता है ना, और उससे और एक्स्ट्रा मोटिवेशन आती है। कोई हमारी कुछ हमने किया, कुछ हमें उसके लिए तारीफ करी किसी ने, तो हमें और मोटिवेशन, हम और अच्छा करना चाहते हैं। किसी ने कुछ ना तारीफ करी ना कुछ कहा तो कोई मतलब ही नहीं बनता, मीन्स एक फीडबैक मैकेनिज्म है। और क्या हो सकता है, कोई राज्य जो है बहुत जिसने खराब किया, ठीक है, या उसको लग रहा था कि मैं अच्छा कर सकता हूं, अच्छा मैंने नहीं किया, अब क्या उसकी किसी राज्य की रैंक बहुत बॉटम में आ गई, तो वो करेगा यार ये देखो मेरा स्टेट इतना अच्छा है लेकिन इस चीज में मैं जबरदस्ती इतनी पीछे आ रहा हूं, मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, एटलीस्ट उसके माइंड में कुछ लगे, स्ट्राइक करेगा कि मुझे कुछ करना चाहिए इंडेक्स में ऊपर आने के लिए, क्योंकि इंडेक्स लोग देखेंगे तो अगर यार देखो केरल इतना अच्छा है, बिहार इतना खराब है, ऐसा कुछ, तो केरल वालों को मोटिवेशन मिलेगी और अच्छा करने की, हम क्योंकि हमारे अच्छे करने को प्रेज करा गया है, मतलब उसकी तारीफ करी गई है। बिहार को मोटिवेशन करेगा यार हम इस बार सबसे पीछे हैं, कोशिश करेंगे कि अगले साल हम सबसे पीछे ना पाए, एटलीस्ट एक स्टेप 2 स्टेप तो ऊपर जाएं। जो 10वें पे होगा वो कोशिश करेगा मैं 5वें पा सकूं, जो 20वें पे कोशिश करेगा मैं 10वें पा सकूं, 18वें पा सकूं। क्या होता है, इससे मोटिवेशन मिलती है और अच्छा करने की, जब उसकी तारीफ होती है या कुछ ऐसा कुछ इंडेक्स, इस तरीके की चीजें जारी करी जाती हैं। पदेन सदस्य उसके कौन कौन से होते हैं, अमित शाह जी हमारे हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, निर्मला सीतारमण और शिवराज सिंह चौहान, इस टाइम ये 4 लोग जो हैं हमारे नीति आयोग के पदेन इस टाइम करंट में सदस्य भी हैं। ठीक है, केंद्र के लोग, ये केंद्र के ये लोग हो गए, और सारे राज्य और यूटीएस के क्या मुख्यमंत्री और प्रशासक सारे लोग मिलकर बैठते हैं, डिसाइड करते हैं कि क्या अच्छा होना चाहिए। यही है हमारा क्या, बॉटम अप अप्रोच, नीचे से राज्यों को मिलाकर के पूछा जाता है, देन उसको इंप्लीमेंट करने का कोशिश किया जाता है, जिससे राज्यों का ज्यादा से ज्यादा विकास हमारा हो सके। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं टैक्स। टैक्स क्या होता है, टैक्स का नाम हम लोग सुने ही होंगे। टैक्स मतलब क्या होता है, कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है, क्या है, मैंडेटरी है, जिसके ऊपर टैक्स, और जहां टैक्स लगना है मजबूरी है कि आपको देना पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। अनिवार्य भुगतान है, पहली बात क्या है, अनिवार्य भुगतान है जो उस व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सरकार को देना पड़ता है। ठीक है, सरकार ने डिसाइड कर दिया किसको कितना टैक्स है, किसके ऊपर कितना टैक्स लग रहा है, वो अनिवार्य रूप से आपको देना पड़ेगा, वो जो खर्चा है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टैक्स बोल देते हैं। जो कर आधार से संबंधित होता है, आधार का मतलब बेसिस, जो 10 लाख रुपए कमा रहा है उससे सर्टेन परसेंट लिया जाएगा, जो 20 लाख कमा रहा है उससे ज्यादा लिया जाएगा, जो 1 लाख 2 लाख 10 हजार खाली जिंदा रह रहा है किसी, उससे किस बात का टैक्स, तो क्या होता है उस बेस पे लिया जाता है एक सर्टेन चीज के। कोई एक कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, लाख रुपए का साल भर बना रही, उससे क्या है टैक्स लिया जाए, कोई 1 लाख करोड़ की चीजें बना रही है उससे अलग तरीके का टैक्स लिया जाएगा। ये सब बातें होते हैं, जिसके बदले करदाता को आवश्यक रूप से कोई लाभ, मतलब क्या है, आपने टैक्स दिया
आप इनकम टैक्स पेयर हैं, डायरेक्टली आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन जो पैसे कलेक्ट करेगी सरकार के इनकम का ये सोर्स है, सरकार पैसे कलेक्ट करेगी, उसे क्या करेगी, जनरल पब्लिक का वेलफेयर का काम करेगी, सड़कें बनवाएगी, अस्पताल बनवाएगी, ब्रिजेस बनवाएगी, अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बनाएगी, गरीबों के लिए घर बनवाएगी, गरीबों को राशन प्रोवाइड करेगी। ये पैसे क्या आ रहे हैं, सरकार अपनी जेब से दे रही है, नहीं जेब से दे रही ना, तो कहां से पैसे ला रही है, कहां से ला रही है, जो इसका मतलब क्या है कि जो ज्यादा कमाता है, क्या जो ज्यादा कमाता है उससे हमें कुछ ले लेना है, और जिसके पास रिसोर्सेस कम है, जिसके पास पैसे कम है, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बड़े लोगों से लेकर के जिनको नीड है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये सोशल वेलफेयर का काम हो गया जो कि सरकार करती है, किसके माध्यम से, टैक्स लेकर के ये चीजों को इक्वलिटी मेंटेन करने का। जो बहुत ज्यादा अमीर है उसे थोड़े से पैसे ले लिए, और जो थोड़ा सा बहुत गरीब है उसको थोड़े से दे दिए, एटलीस्ट थोड़े में कोशिश, सरकार ने कोशिश करी कि थोड़ा सा तो डिफरेंस लोगों के बीच में कम हो जाए। ये कैसे करती है, टैक्स के माध्यम से करती है। तो जो डायरेक्टली टैक्स देता है उसको कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं कि हम क्या करते हैं, दुकान पे जाते हैं, बिस्किट खरीदते हैं पार्ले जी, उसको 10 रुपए दिए, हमें पार्ले जी मिल जाता है, बट हम सरकार को टैक्स देते हैं, उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता है सिवाय रिसिप्ट के, उसका कोई काम नहीं होता है, बट ये देना है क्योंकि सरकार को इनइक्वालिटी को मेंटेन करना है, इनइक्वालिटी को क्या करना है, कम से कम करना है, इक्वालिटी पे सबको लेकर के आना है, इसलिए टैक्स लेना पड़ता है। कर आधार से आशय उससे है जिसको आधार बनाकर कर लगाया जाता है, जैसे आयकर का आधार आय है, मतलब किस बेसिस पे टैक्स लोगे, कुछ तो होना चाहिए ना कि मुझसे अगर टैक्स लिया जा रहा है किस बेसिस पे टैक्स लिया जाएगा, वो होता है आधार, जिस बेस पे लिया जाता है। जैसे इनकम टैक्स इंडिविजुअल से लिया जाता है, मैं इनकम टैक्स देता हूं किस बेसिस पे, अगर मैं कमा रहा हूं 7.5 लाख 10 लाख इसके ऊपर मैं कमा रहा हूं तो मुझे सर्टेन टैक्स देना पड़ेगा, 1 लाख वाला नहीं देगा। जितना ज्यादा आपका टैक्स बढ़ता है, इंडिया में कौन सी टैक्स सिस्टम है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ते जाए। टैक्स सिस्टम जनरली 2 तरीके का होता है, प्रोग्रेसिव, एक रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस होगी आपका टैक्स बढ़ता जाएगा। रिग्रेसिव क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपका टैक्स कम होता जाएगा। एक होता है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, टैक्स रेट फिक्स है, आपकी इनकम चाहे जो हो आपको उतना ही चाहिए। 1 लाख रुपए कमाता है वो भी 5% टैक्स देगा, 1 करोड़ कमाता है वो भी 5% देगा, 100 करोड़ कमाता है वो भी 5% देगा। ये क्या है, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। 3 टाइप के सिस्टम होते हैं हमारे यहाँ, कौन सा है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इसके हिसाब से क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है आपका टैक्स एज अ परसेंटेज वो भी बढ़ता जाता है। 5 लाख वाले पे 5%, 10 लाख वाले पे 10%, 20 लाख वाले पे 15%, 30 लाख वाले पे क्या 20%, इस तरीके से चीजें हमारी बढ़ती जाती हैं। बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है, टैक्स जनरली क्या होता है, 2 तरीके का होता है, एक प्रत्यक्ष कर मींस डायरेक्ट टैक्स, एक अप्रत्यक्ष कर मींस इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वो कर होता है, प्रत्यक्ष कर का मतलब है, सीधे भाषा में समझ लीजिए फिर दिक्कत नहीं होगी आपको, ज्यादातर याद क्या पूछा जाता है, ये 4 ऑप्शन आपको दे रहेंगे, उसमें से 3 प्रत्यक्ष के होंगे, एक अप्रत्यक्ष का होगा, आपको बताना होगा बताइए कौन सा अप्रत्यक्ष है। क्वेश्चन आता है सीधे कि बताइए कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है, कौन सा अप्रत्यक्ष कर। याद बिल्कुल नहीं करना है। इसका मतलब क्या है, प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं कि जिस पे लगता है वही सरकार के पास जमा करने जाता है। मतलब मतलब मेरी सैलरी बढ़ी तो मेरे पे इनकम टैक्स लगा, मैं सीधे जाकर के अपना इनकम टैक्स गवर्नमेंट या सरकार के पास जमा कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स। जिसके ऊपर लगा वही जमा करने जा रहा है, वो है आपका डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, लगा मतलब लगा किसी और के ऊपर, सरकार के पास मींस पैसे किसी और ने दिए, सरकार के पास जमा उसके बिहाफ में कोई और करने जा रहा है। जैसे कि जीएसटी, हम पार्ले जी खरीदने गए, इनडायरेक्ट टैक्स जो की है, पार्ले जी खरीदने गए, उस पर 5%, 10%, 20% जो भी जीएसटी है, हमने जीएसटी पे करा, लेकिन हम सरकार को नहीं दे रहे हैं, हम उस दुकानदार को दे रहे हैं जीएसटी। वो दुकानदार हमारे बिहाफ में जा करके सरकार के पास जमा कर देगा। तो ऐसे टैक्स जिसमें जिसके ऊपर टैक्स लगता है, मतलब जो देता है पैसे, वो सीधे सरकार के पास नहीं जमा करता, उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और जो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर लगे वही सीधे सरकार के पास जमा करे, वो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, देख लेते कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल हैं। देख लेते हैं, हमने इसको 2 पार्ट में और डिवाइड कर दिया है। कुछ टैक्स जो है केंद्र सरकार लगाती है, लेती है, कुछ जो है राज्य सरकार लगाती है। तो जो प्रत्यक्ष कर है, पहले में कुछ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलग अलग हम लोग देख लेते हैं। याद मत करिएगा, समझिएगा।
कि क्या है, किसमें हम डायरेक्टली सरकार को देने जा रहे हैं, गवर्नमेंट के पास जमा कर रहे हैं, वो डायरेक्ट टैक्स है, जिसमें हम लग तो हम पार्ले जी हमने खरीदा है, लेकिन मेरे बिहाफ में कोई और सरकार के पास जमा करेगा, वो है अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर में केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं? व्यक्तिगत आयकर, इनकम टैक्स। आपकी इनकम 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ हो गई, आप सीधे इनकम टैक्स जो है गवर्नमेंट के पास जमा करते हैं, वो क्या हो गया? केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, कोई कॉर्पोरेट्स है, अडानी अंबानी है, उन्हें 100 करोड़, 1 करोड़, 1 लाख करोड़ कमाए, सीधे गवर्नमेंट के पास वो जाकर के जमा करते हैं, ये आपका क्या हो गया? प्रत्यक्ष कर, ये हो गया निगम कर। उपहार कर, कोई भी आपको उपहार मिलता है, आप केबीसी में जाइए, 1 करोड़ जीत के आएंगे, तो 1 करोड़ लेने के लिए आपको सरकार को पहले 30 लाख 30% सरकार को डायरेक्ट आपको देना पड़ेगा, तब आपको बाकी के बचे 70 लाख रुपए मिलेंगे। तो उपहार कर मतलब किसी ने आपको उपहार दिया, उसमें जो आपको देना पड़ता है टैक्स, क्योंकि मिला उपहार आपको है, सीधे टैक्स आपको देना पड़ता है, ये क्या हो जाता है? ये है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, बात करते हैं स्टेट टैक्स। मतलब ये तो अब खत्म हो गया। स्टेट ड्यूटी क्या होती थी? स्टेट ने, स्टेट है अस्थि का, इसका मतलब क्या होता है? जब एक जैसे फादर हैं वो एक्सपायर कर गए, और उनकी जो प्रॉपर्टी है उनके बच्चों को मिलती थी, तो जब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती थी, इस पे जो सरकार को टैक्स देना पड़ता था, वो आपका क्या होता था? स्टेट ड्यूटी या अस्थि कर होता था, जो कि अब खत्म कर दिया गया है। अब इस पे कोई गवर्नमेंट टैक्स, लेकिन अभी बहुत सारे देशों में भी है। और बात यहां करी जा रही है कि यहाँ लगा देना चाहिए, जो भी हो, बट जो क्या है, फादर से जो क्या हुआ, ट्रांसफर हुई प्रॉपर्टी, उसमें जो टैक्स देना पड़ता है वो स्टेट ड्यूटी। सीधी सी बात है, जिसको ट्रांसफर होगी वही जाके सीधे सरकार के पास जमा करता था। व्यय कर, आपने कुछ भी खर्चा करा, व्यय कर आपको देना पड़ेगा। संपत्ति कर, आपकी संपत्ति है, संपत्ति को आपने बेचा, उस पर जो प्रॉफिट हुआ सीधे सरकार को संपत्ति कर पे टैक्स दे देंगे। पूंजी लाभ कर, कहीं पे आपने पूंजी लगा रखी है, उस पे जो आपको प्रॉफिट होगा, सीधे आपको प्रॉफिट हुआ, आप सीधे जाकर के सरकार के पास जमा करने जाएंगे, वो क्या? पूंजी लाभ कर हो गया। लाभांश कर, लाभांश कर क्या होता है? आपने किसी कंपनी के शेयर मार्केट में पैसे लगाए हैं, किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, उसने क्या दिया आपको? लाभांश, डिविडेंड आपको दिया, तो उस पर जो टैक्स लगेगा सीधे आपको देना पड़ता है, क्या होगा? ये लाभांश टैक्स हो गया। ब्याज कर, कहीं आपने कहीं से आपको पैसे लगा रखते, 1 करोड़ लगा रखे थे, आपको उस पे 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए ब्याज मिला, उस ब्याज पे सर्टेन टैक्स देना पड़ता है, सरकार को आप देते हैं, सीधे सरकार ले लेती है। प्रतिभूति, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, आप क्या जाते हैं कभी भी क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं वो लोग जानते होंगे, जैसे शेयर मार्केट हम लोगों ने खरीदा, शेयर खरीदते हैं, तो क्या करता है? प्रतिभूति, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन, कोई सिक्योरिटीज, कोई शेयर मार्केट, हमने किसी का शेयर खरीदा, शेयर खरीदने पर जो टैक्स होता है सीधे हमें सरकार को देना पड़ता है, वो क्या होता है? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। इस तरीके से बहुत सारे हैं, ये प्रत्यक्ष कर हैं, वो भी केंद्र सरकार के अंतर्गत प्रत्यक्ष कर। इजी क्वेश्चन पूछेगा, सीधे पूछेगा बताओ कौन सा प्रत्यक्ष कर है, थोड़ा टफ बनाएगा तो पूछेगा बताओ कौन सा प्रत्यक्ष कर है जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, थोड़ा केंद्र राज्य का भी समझना चाहिए, होना चाहिए। अब राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर कौन कौन से आप ये देख लेते हैं। होटल प्राप्तियों पर कर, भू राजस्व पर कर, कृषि से आय, किसी को एग्रीकल्चर से आए हुए इस पर जो टैक्स लगेगा राज्य सरकार का डायरेक्टर से, जिसको कृषि से आय हुई वो अपना सीधे जाके सरकार के पास जमा कर देगा। कोई व्यवसाय कर रहा है, उस पर जो उसको प्रॉफिट हुआ तो उसका व्यवसाय का जो टैक्स देना पड़ेगा वो राज्य सरकार का डायरेक्ट टैक्स है। गैर शहरी अचल संपत्ति हो, जो शहर के अलावा जो अचल संपत्तियां हैं, उसको खरीदा, जो बेचा जाएगा, जो उसको जो प्रॉफिट होगा उस पर जो टैक्स पड़ेगा डायरेक्ट टैक्स है, राज्य सरकार को देना पड़ेगा। रोजगारों पर क्या टैक्स, कोई बेरोजगारी इतनी तगड़ी है, अब जो रोजगार है भाई कुछ ना कुछ तो टैक्स देना पड़ेगा, भाई तुम पैसे कमा रहे हो, रोजगार तुम्हारे पास है, सरकार को टैक्स दो, राज्य सरकार को दोगे टैक्स। टोल टैक्स दो, जो देते हो आप, गाड़ी से लेकर के जा रहे हो, आपकी गाड़ी है, सीधे आप देते हो सरकार को, टोल टैक्स हो गया। प्रत्यक्ष कर इतने सारे हैं, तो याद रखिएगा प्रत्यक्ष कर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से देख लें कौन कौन प्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल हैं। व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, उपहार कर, अस्थि कर, व्यय कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभांश कर, ब्याज कर, प्रतिभूति, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये प्रत्यक्ष कर है, वो भी केंद्र सरकार के। अब देखते हैं राज्य सरकार के कौन से प्रत्यक्ष कर। होटल प्राप्तियों पर कर, भू राजस्व पर कर, कृषि आय पर कर, व्यवसाय पर कर, गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर, रोजगार पर कर और पथ कर। मेनली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, आराम से दोबारा देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन मान के चलिए आता ही आता है कौन सा प्रत्यक्ष कर है कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर की बात कर लेते हैं। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर वो होता है कि जिसके ऊपर लगता है
वो नहीं जमा करने आता सरकार के पास डायरेक्टली, लगा मेरे ऊपर, मेरे बिहाफ में कोई और जमा करने जाएगा। जैसे भी जीएसटी बताया था, मैंने पार्ले जी बिस्किट खरीदा, खरीद के खाया, उस पर मैंने जीएसटी दिया है, क्या बोलते हैं 10 रुपए का बिस्किट, 1 रुपए 2 रुपए जो भी दिया हो मैंने जीएसटी, मैंने सीधे सरकार के पास मैं नहीं जमा करने गया, वो दुकानदार ने मुझसे जीएसटी लिया, मेरे बिहाफ में वो सरकार के पास जमा करेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स जिस पे लगता है उसके अलावा कोई दूसरा जमा करता है, जिसके सर पे बोझ है वो ना जमा करके उस बोझ को कोई दूसरा जमा करता है, वो है क्या है, इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष कर। देखते हैं इसमें भी दो तरीके के अप्रत्यक्ष कर होते हैं। कुछ केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर हैं, सीमा शुल्क, आयात निर्यात आप करेंगे, कोई चीज बाहर से लाएंगे, कोई बाहर बेचने जाएंगे, उस पर आपको सीमा शुल्क देना पड़ेगा, ये आपको केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो होगा वो आपको देना पड़ेगा। केंद्रीय बिक्री कर और सेवा कर, ये सब जो क्या है, अप्रत्यक्ष कर हैं, किसके हैं, केंद्र सरकार के, ठीक है। और जीएसटी भी इसमें ले सकते हैं, जीएसटी जो है आपका क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। इस बात है, अप्रत्यक्ष बहुत सारे जो अप्रत्यक्ष छोटे छोटे कर थे उनको सबको मिला करके एक हमने क्या करा है, सरकार ने जीएसटी बना दिया गया है, जो मेनली इसका फॉर्म है, इनडायरेक्ट टैक्स का हमारा फॉर्म है। राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं, जैसे बिक्री कर, व्यापार कर हो गया, स्टैंप और पंजीकरण कराए, हमको पता है ना जाके, जो खेती बाड़ी है जो राज्य सूची के आते हैं, सूचियां हम लोगों ने पढ़ी हैं 7 शेड्यूल में, उसमें 3 तरीके की सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और दोनों वाले जो बना सकते हैं, ठीक, कॉन्करेंट सूची। तो क्योंकि जो हमें पता है जो खेती बाड़ी होती है, जो खेती होती है, लैंड होता है, वो राज्य सूची का विषय है, तो इसलिए जो लैंड से चीजें मिलती हैं, जो क्योंकि लैंड खरीदते बेचते हैं, जमीन खरीदते बेचते हैं, तब ये स्टैंप हमें जरूरत पड़ती है। तो जो स्टैंप का पंजीकरण शुल्क लगता है वो इनडायरेक्ट है, और किसको मिलता है, राज्य सरकार के पास जाता है। राज्य में आप कोई उत्पादन कर रहे हैं तो राज्य उत्पादन शुल्क लगाएगा। कोई वाहन है, वाहनों पे जो टैक्स लगता है वो राज्य लगाएगा, क्योंकि वाहन राज्यों में खरीदे जाएंगे और वो वाहन राज्य में ही तो चलेंगे, तो राज्य को ही तो पोल्यूट करेंगे, राज्य को पोल्यूट करेंगे तो टैक्स राज्य को ही तो देना पड़ेगा, तो उसके कंपनसेट करने के लिए राज्य कुछ करेगा, चीजें टैक्स लेता है आपके बिहाफ में। कहीं आप विज्ञापन कर रहे हो तो आप लखनऊ में विज्ञापन करोगे तो यूपी गवर्नमेंट को ही तो दोगे, आप केंद्र सरकार को तो नहीं दोगे जाके भाई, क्योंकि विज्ञापन आप उस राज्य में करोगे, जिस राज्य में करोगे उस राज्य को आप उस विज्ञापन से जो हो टैक्स जो बनता होगा आप उसको दोगे इसी राज्य सरकार को। प्रवेश कर, कहीं एंट्री कर रहे हो उस पर देना पड़ेगा। शिक्षा पर जो उपकर लगता है वो आपको देना पड़ेगा सीधे राज्य को। सट्टेबाजी कुछ होती है, लोग सट्टेबाजी करते हैं, उस पर जो टैक्स लगता है वो भी राज्य सरकार को देना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स है। डीजल पेट्रोल की जो बिक्री पर है वो सब राज्य सरकारों को मिलता है। सब हो गए आपके अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, एक सेकंड के लिए मैं हट जाऊं किनारे। एक बार फिर से देख लेते हैं प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर हमारे कौन कौन से हैं केंद्र राज्यों के अलग अलग। देखते हैं केंद्र के अप्रत्यक्ष कर कौन से, सीमा शुल्क, आयात और निर्यात पे जो लगता है, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर और सेवा कर, ये सब हमारे क्या है, केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर हैं। अब राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर की हम लोग बात कर लेते हैं। बिक्री कर, स्टैंप और पंजीकरण शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क, वाहनों पर कर, विज्ञापन पर कर, प्रवेश कर, शिक्षा उपकर, सट्टेबाजी पर कर, डीजल पेट्रोल पर कर की बिक्री पर कर, इतने सारे आपके अप्रत्यक्ष कर हैं। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक, कोई परेशानी? उम्मीद है कि कभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा देख लेते हैं एक सेकंड में। ठीक है, पहला क्या हम लोगों ने पढ़ा था, योजना आयोग पढ़ा था। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन हम लोगों ने पढ़ा था 1950 में बना था। वो क्या था, देश की प्लानिंग के लिए कि देश में कैसे योजनाएं चलें, क्या हो क्या ना हो, देश को कैसे मैनेज करा जाए, देश की ग्रोथ कैसे करें, इकोनॉमिकली कैसे देश की कैसे ग्रोथ करें, देश के लोगों की कैसे ग्रोथ करें। 1950 में योजना आयोग बना। 1951 से लेकर के उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनाना शुरू कर दी, जो कि किसके मॉडल पे आधारित मान कर सकते हैं। सबसे पहले रसिया में ये चीजें करना शुरू हुई थी, योजना आयोग जैसी चीजें। तो वहां से हम लोगों ने देखा अपने देश में योजना आयोग बनाया। पहली योजना पंचवर्षीय 5-5 सालों की योजनाएं बनाते थे। 5 साल की जब योजनाएं बनाते थे तो 1951 से 1956 पहली योजना। एग्रीकल्चर को मेन फोकस, क्योंकि उस टाइम हमारे एग्रीकल्चर ही था। दूसरे में उद्योग पर फोकस, तीसरे में उद्योग और क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर दोनों पे फोकस। 3 साल चला, फिर 3 साल का गैप, फिर उसके बाद दो अगली चलेंगी, फिर 2 साल का गैप, फिर 2 चलेंगी, फिर 2 साल का गैप। याद रखने का तरीका है 3 साल फुल 5-5 साल की, फिर 3 साल का गैप, फिर उसके बाद 2 साल चले, फिर 2 साल का गैप, फिर 2 साल 2 फुल चली, फिर 2 साल का गैप। फाइनली आकर के 11वीं और 12वीं योजना हम लोग को देखनी है। 11वीं का हमारा क्या था, तीव्र और अधिक समावेशी विकास। क्या था 11th का, क्या था,
तीव्र और अधिक समावेशी विकास, ये टारगेट था। आखिरी योजना जो 12वीं थी 2012 से लेकर के 2017 तक थी, तीव्र अधिक तो था ही, साथ में इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इसमें सतत विकास 12वीं में हम लोगों ने ऐड कर दिया। इसमें सतत विकास नहीं था 11वीं में, इसमें हम लोगों ने सब कुछ के साथ में सतत विकास ऐड कर दिया, तो हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना का टारगेट बन गया था। 2014 में मोदी जी की सरकार आ गई, उन्होंने 2015 में योजना आयोग को खत्म कर दिया, उसकी जगह पे क्या लेकर के आ गए, नीति आयोग। नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, क्या था उसमें, नीति आयोग लेकर के आ गए, जिसका क्या था, योजना आयोग में टॉप टू बॉटम अप्रोच, केंद्र सरकार सारा कुछ बना देती थी, राज्य क्योंकि राज्यों से कुछ उसमें पूछा नहीं जाता था, इसलिए राज्य उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे उसको अप्लाई करवाने में। उसकी इसी कमी को दूर करने के लिए, केंद्र राज्य का संबंध अच्छा करने के लिए, क्योंकि योजनाएं राज्यों में लगती हैं, तो जो योजनाएं बने राज्यों से पूछ के बने, तो इसके लिए क्या बनाया गया, 2015 में नीति आयोग हमारी बना दी गई। उसमें क्या होता है कि टीम इंडिया हब होता है, उसमें क्या होता है, 4 केंद्र के मंत्री बैठते हैं, इसके जो अध्यक्ष होते हैं हमारे हमेशा जो नीति आयोग अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होंगे, उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी इस टाइम है, और सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और जहां पे यूटीज जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां के प्रशासक सब लोग मिलकर बैठते हैं और देश के विकास के लिए कैसे योजनाएं बनानी है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सब चीजें हम लोग डिसाइड करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, संघवाद को ध्यान में रख करके, जिससे चीजें अच्छी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सहकारी संघवाद को ध्यान में रख करके, कि जिससे चीजें हमारे देश में ग्रोथ कर सके और हमारे राज्य में और देश में चीजें बहुत अच्छी हो सके। और अप्रोच क्या रखते हैं, बॉटम अप्रोच, क्योंकि जहां पे चीजें होनी है उससे पूछ के करोगे तो उनके लिए ज्यादा अच्छी योजनाएं बनाई जा सकती हैं। सीधी बात, अगर मुझे कुछ हमारे लिए करना है तो आप हमसे पूछ के अगर करेंगे तो वो सबसे अच्छा होगा। कुछ भी हमें अपने मन से ला करके दे देंगे, हो सकता है वो हमारे लिए उतना फ्रूटफुल, उतना अच्छा ना हो। इसी कॉन्सेप्ट पे कौन चलता है, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को बना था। प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष हैं, सुमन बेरी जी अध्यक्ष हैं, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के काम पे करता है, टीम इंडिया हब में है, सारे राज्य और केंद्र मिलकर बैठते हैं। ज्ञान और नवाचार में जितने इंडस्ट्री और किसी यूनिवर्सिटीज के जो नॉलेजेबल पर्सन है, जो उस फील्ड अपने फील्ड के महारथी हैं, उन लोगों से मिल करके थिंक टैंक उसको बना दिया जाता है और अच्छे से अपनी सलाह देते हैं, जिससे देश हमारा पूरे तरीके से अच्छे से उन्नति कर सके। मेरा टारगेट क्या है, देश की ग्रोथ करना। ठीक है, नीति आयोग हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच करता है, योजना आयोग में अंतर क्या है कि टॉप डाउन करता था, कोई मतलब का नहीं, हमारे हो चुकी हैं। कौन कौन सूचकांक नीति आयोग जारी करता है, सतत विकास सूचकांक, इंडिया इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी, इनोवेशन इंडेक्स। सदस्य अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और शिवराज सिंह चौहान जी अभी इसमें लोग हैं, और सारे राज्यों के लोग भी इसमें मिलके बैठते हैं। ठीक है, टैक्स की बात कर ली। टैक्स क्या है, वो जो सरकार लगाती है पर्सन पे, जिसके बदले में डायरेक्टली मैं इनकम टैक्स देता हूं, उसके बदले में मुझे गवर्नमेंट से सीधे कुछ नहीं मिलता है, इनडायरेक्टली मिलती है। क्या अप्रोच रहता है कि जिसके पास ज्यादा पैसे हैं उसे लिया जाए, जिसको जरूरत है उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। सरकार लोगों से टैक्स लेकर के, कॉर्पोरेट घरानों से टैक्स लेकर के स्कूल बनाती है, कॉलेजेस बनाती है, रोड बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, अस्पताल बनाती है, जिससे सबका साथ सबका विकास वाली चीजें हो सकें। समाजवादी मॉडल क्या होता है कि सबके लिए सरकार सोचेगी, इसी मॉडल पे टैक्स आधारित है। टैक्स जो होता है हमारा 2 तरीके का होता है, एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब है जिसके ऊपर लगता है वही जाके सरकार को देता है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स एग्जांपल कौन कौन से हैं, जिस आयकर, निगम कर, अस्थि कर, व्यय कर, संपत्ति कर, होटल पर कर, व्यवसाय पर कर, भू राजस्व कर, गैर शहरी कर, ये सब आपके डायरेक्ट टैक्स हो गए, मतलब जिस पे लगा वही जाकर के सीधे सरकार को दे करके आया। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, लगा किसी और के ऊपर लेकिन जमा सरकार के पास कोई और करके आया, वो आपका हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। इसके कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर, जीएसटी जो है आपका अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद कर, केंद्रीय बिजली सेवा कर, बिक्री कर, पंजीकरण कर, राज्य उत्पादन शुल्क, विज्ञापन कर, प्रवेश कर, शिक्षा कर, डीजल पेट्रोल पर टैक्स। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। मान के चलिए इस लेक्चर से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है, चीज हम लोगों ने बहुत आराम से समझी है। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत आराम से पूछे जाते हैं, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ना है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, खुशी रहना है,
इकोनॉमी में भी एक लेक्चर में थोड़ा बहुत जो बचा है ओवरऑल इसको खत्म करके एक लेक्चर में सम अप करते, मान के चलिए आपके सारे क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, आपका दिन अच्छा हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।